बोल दियो। Hello friends and dear students, welcome to Sarda Sadan online YouTube platform. Today we are going to attend another topic. The topic is structure of heart. Today we will be talk about structure of heart. Okay? देखो जो पहली स्लाइड आपको दिखा रखी है ना, वो हार्ट का डायग्राम दिखा रखा है। अब कॉमन सी बातें ये होती हैं हार्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो हार्ट जो होता है उसकी लोकेशन बताओ भाई। आप लोकेशन क्या बताओगे? जो थ्रोसिक कैविटी होती है अपनी, जो वक्ष गुहा होती है, वक्ष गुहा में लेफ्ट साइड होता है। कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में अगर आगे हम इसकी बात करें तो कैसे इसको, मतलब इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करती है उस चीज को समझेंगे। तो ये डायग्राम जो आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे आप इसको समझ लोगे तो कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं रहेगा। तो मैं एक रफली डायग्राम बना के आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। जैसे हार्ट की हम बात कर रहे हैं, हार्ट इन मेमल्स। कौन से हार्ट की बात कर रहे हैं? मेमल्स, स्तनधारियों के अंदर हृदय की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, स्तनधारियों का जो हार्ट होता है कंसिस्ट बाय 4 चैम्बर। कितने चैम्बर से बना होता है? 4 कक्षकों का बना होता है। ठीक है। 4 कक्षकों में भाई 2 तो होते हैं आलिंद और 2 होते हैं नीले। ठीक है। इंग्लिश वाले इनको आर्ट्रियम कह दो या ऑरिकल भी कह सकते हो, और इसको वेंट्रिकल। क्लियर बात? अच्छा, अब ये बात है कि ये जो 4 चैम्बर है इसमें देखो आप इसको ढूंढोगे। अच्छा, ये जो हार्ट है इसको हम डिवाइड करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको डिवाइड करते हैं। इधर का ये पार्ट हम लेफ्ट का रखते हैं, इधर का पार्ट हम कौन सा रखेंगे? राइट का। जैसे मैं खड़ा हूँ वैसे ही ये हार्ट। क्लियर? इधर वाला लेफ्ट, इधर वाला राइट। ठीक है। तो लेफ्ट साइड में एक आलिंद और एक नीले आ जाएगा, और राइट साइड में एक आलिंद और एक नीले आ जाएगा। तो उधर वाली बात को आप लेफ्ट लिखोगे और इधर वाली बात को आप क्या लिखोगे? राइट लिखोगे। क्लियर? तो इधर की अगर हम बात करें तो देखो ये दे रखा लेफ्ट अट्रियम, आर्ट्रियम, यानी बायां आलिंद। हिंदी वाले सुनते जा, बायां आलिंद। क्लियर? यहां जाओ, देखो ये डार्क कलर से वैसे ही लिख रखा है, बहुत गहरे कलर में क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको आप क्या बोलोगे? बाया नील। दाया मत कर देना, कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। ये बाई तरफ ही चल रहा है, बाया नील। ठीक है भाई, हो गया। इधर आ जाओ, ये क्या लिख रखा है? राइट अट्रियम। इसको आप क्या लिखोगे हिंदी में? दाया आलिंद। और ये देखो राइट वेंट्रिकल, बड़े अक्षरों में लिख रखा है। इसको आप क्या लिखोगे? दाया नील। ये 4 चैम्बर हो गए। ठीक है। अब इन 4 चैम्बर के अंदर आप एक बात देखोगे कि जो वेंट्रिकल होते हैं ना, हार्ट के वेंट्रिकल, उनकी जो मसल्स होती है, जो वाल होती है, ये वाली वाल, ये देखो ये दिखा रखी है, ये जो वाल होती है ये थिक होती है, मोटी होती है। कोई बता सकता है इसकी वाल थिक क्यों होती है? इसको प्रेशर बहुत ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है, यानी इन यहां से इनको प्रेशर ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। तो ये थोड़ी मोटी होती है इसकी दीवारें। ठीक है, इतनी बात अपनी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ सेप्टम की, कि जो हार्ट है वो कुछ सेप्टम में डिवाइड होता है। देखो ये है क्या है? राइट अट्रियम, और ये है लेफ्ट अट्रियम। इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच यहां पर, जैसे मैं हल्का सा बताता हूं, एक सेप्टम होता है, एक सेप्टम होता है। इसको आप बोलते हो अंतर आलिंद पट। क्या बोलते हो? अंतर आलिंद पट। समझ में आ गई बात? अंतर आलिंद पट। ठीक है।
इंग्लिश वाले इसको क्या कहेंगे, सेप्टम कहेंगे, लेकिन इसको कहेंगे क्या, एंटर ऑरिकल सेप्टम। क्या कहोगे, कहीं दिख रहा है आपको नाम, एंटर ऑरिकल सेप्टम? कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक है, याद रखना। क्या क्या याद रखोगे, एंटर ऑरिकल सेप्टम, ठीक है। अब जैसे ये जो नीले है ना, दो नीले, इनके बीच में भी एक पट होता है, तो भाई कॉमन सी बात है, अगर इसको आप बोल सकते हो तो उसको क्या बोलोगे, अंतर नीलई पट। क्या बोलोगे, और इंग्लिश वाले एंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलोगे, क्लियर बात, यहां तक बात समझ में आ गई? भाई देखो इसको ना स्टेप बाय स्टेप लेके चलना, नहीं तो इतनी जो जटिल जो चीजें समझ में नहीं आएंगी। अभी तक मैंने सिर्फ ये बात की है क्या, कि जो हृदय होता है वो 4 कक्षकों का बना होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। नीले जो होते हैं उनकी दीवारें ज्यादा मोटी होती है, उनको प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। आलिंद की दीवारें थोड़ी पतली होती है, क्योंकि उनको प्रेशर ज्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता। अब आपको ये बताना है कि हमने पट की बात की, सेप्टम की बात की, 2 सेप्टम बताए हमने। कौन कौन से सेप्टम बताए? पहला सेप्टम कहाँ मिलेगा आपको, दोनों आलिंद के बीच का सेप्टम, तो इसको आप क्या कहोगे, अंतर आलिंद पट। फिर जो अगला सेप्टम मिलेगा वो आपको नीचे मिलेगा, उसको आप क्या कहोगे, अंतर नीलई पट। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब यहां पर ये एक और सेप्टम होता है देखने में, ये सेप्टम और है एक, ये सेप्टम और है। इस सेप्टम को आप क्या कहोगे, आलिंदी नीलई पट। ऊपर वाले क्या रह गए, नीचे वाले क्या, नीलई पट, ठीक है। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलोगे, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों बातें क्लियर कर दी मैंने, आ गई बात समझ में? चलो तो थोड़ा सा मैं ये हटाता हूं, ये मार्कर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब इधर का जो पार्ट है ना, लेफ्ट साइड पार्ट है, जो ब्लड, जो हार्ट का जो लेफ्ट साइड का पार्ट होता है, वो आपको पता होना चाहिए, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही फ्लो करवाता है। कैसे ब्लड को फ्लो करवाता है, इट मीन्स ऑक्सीजनित रुधिर को फ्लो करता है, और इधर वाला जो पार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करता है। इट मीन्स यू कैन से दैट ये जो वाला पार्ट है लेफ्ट साइड का, ये प्योर ब्लड को, प्योर ब्लड कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर वाला इम्प्योर ब्लड को फ्लो करता है, ठीक है। अब आप यहां देखोगे, ये यहां पर आपको देखो वेन दिखा रखी है, वेन दिखा रखी है ना, वेन। तो ये वेन के जरिए, अच्छा ये वेन है पल्मोनरी वेन। क्या है, पल्मोनरी वेन। इन वेन के जरिए ऑक्सीजन युक्त ब्लड इसमें आ जाता है। भाई इसमें आ जाएगा, पहले इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट आर्टरियम या फिर बायालिन, इसमें आ जाएगा। किसके जरिए, लेफ्ट पल्मोनरी वेन के जरिए। अब देखो इसमें जैसे ही ब्लड आ जाता है, इसमें ब्लड आ जाता है, तो ये देखो, ये जो हार्ट है ना, हार्ट, इसके यहां पर देखो ये व्हाइट व्हाइट कलर के दिखा रखे हैं, ये ऐसे वॉल होते हैं बेटे, ऐसे वॉल होते हैं ऐसे, ठीक है, इनको वॉल कहते हैं। अब इनका ऐसा कि स्पेशल काम होता है कि ब्लड आ तो जाता है ऐसे नीचे, लेकिन वापस ये बंद हो जाते हैं। तो बढ़िया बात है, जरूरी है, अगर वापस चला गया तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा हार्ट का। तो ये वॉल जो होते हैं वो ऐसे नीचे खुल जाते हैं, और नीचे खुलने से सारा ब्लड नीचे आ जाता है, फिर ये बंद हो जाते हैं, अपनी बारी पे ही खुलेंगे ये। समझ में आ गई बात? अच्छा, यहां पर देखो, ये वॉल यहां पर हो गया और एक वॉल यहां पर हो गया, ठीक है। इधर वाले जो वॉल होते हैं ना, इधर वाले जो कपाट, हिंदी में आप क्या कहोगे इनको, कपाट, ये ट्राइकोस्पिड होते हैं, त्रिवलनी कपाट। मतलब जो कपाट है वो 3 रज्जुओं से मिलकर बना रहता है, ऐसे त्रिवलनी। इधर वाले जो होते हैं वो बाइकोस्पिड होते हैं, 2 वलनी कपाट, 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बना, 2 रज्जुओं से मिलकर बना होता है। आगे बात समझ में? अब ये सारा ब्लड यहाँ पे आ जाता है, ब्लड आने के, अच्छा अभी हम हार्ट की मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं, अभी का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है, स्ट्रक्चर, ओनली स्ट्रक्चर बात चल रही, मैकेनिज्म इसकी अलग रहेगी। तो यहाँ पे सारा ब्लड आ जाता है,
और जब अपनी बारी से जो ब्लड होता है वो यहाँ से होता हुआ आगे फ्लो कर जाता है। अच्छा, ये जो फ्लो करेगा वो किसके जरिए जाएगा? अओर्टा के जरिए। किसके जरिए? अओर्टा के जरिए बाहर जाएगा। ठीक है, बाहर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बाहर? बताओ। अरे ऑक्सीजनित रुधिर है, ऑक्सीजनित रक्त है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसमें आके अब जाएगा कहाँ? बॉडी में जाएगा, फेफड़ों में नहीं। आया है ये तो, नाम लिख रखा है इसने, पल्मोनरी। पल्मोनरी यानी हिंदी में आप क्या बोलोगे? फुफ्फुस। फुफ्फुस किसको बोलते हो? लंग्स को बोलते हो ना, तो लंग्स से आया है, बॉडी में जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन बॉडी में चली जाती है, हम फूड को इंटेक्ट करते हैं, फूड को इंटेक्ट करने के बाद भाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, प्लस CO2 भी प्रोड्यूस होती है, तो इस CO2 को बाहर निकलना बहुत जरूरी है, तो CO2 बाहर आएगी। अब इधर की बात करें हम, राइट साइड की बात करें, तो CO2 इधर से फ्लो होगी। अच्छा, ह्यूमन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र। एक साइड में O2 वाला काम चलेगा और एक साइड में CO2, कभी भी आपस में मिलते नहीं है, याद रखें इस बात। क्लियर? तो देखो अब यहां पर ये दे रखा वेना केवा, क्या दे रखा? वेना केवा। देखो यहां पे ये दे रखा है इंफीरियर वेना केवा, और यहां पे ये दे रखा है सुपीरियर वेना केवा। अब ये जो वेना केवा ना, ऊपर वाली वेना केवा तो जो शोल्डर है ना, शोल्डर से ऊपर से CO2 युक्त ब्लड लेकर आएंगे, और नीचे वाली जो वेना केवा वो अपने बॉडी के नीचे वाले पार्ट से CO2 वाला ब्लड लेकर आएंगे। समझ में आ गई बात? डालेंगे कहां? वो डालेंगे कहां? राइट, हाँ देखो राइट एट्रियम में डालेंगे। कहां डालेंगे? राइट एट्रियम में डालेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद में ये जो है, ये जो ब्लड जो होता है सारा, ये ब्लड अगली बारी में कहां फ्लो कर जाएगा भाई? यहां से ये किस में फ्लो कर जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, और ये जब हो जाता है, यहां से फ्लो कर जाता है, तो अब इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और याद रखनी है आपको, छोटी सी एक बात और याद रखनी है। देखो ये जो यहाँ पे ये वॉल होते हैं, इन वॉल के पास विशेष प्रकार की, यहाँ पर विशेष प्रकार की मसल्स होती है जिसको कहा जाता है पेपिलरी मसल्स। कौन सी मसल्स होती है? अब ये पेपिलरी मसल्स जो होती है इन वॉल के साथ ऐसे जुड़ी रहती है, इसको कहते हैं कोर्डी टेंडेनी। क्या कहते हैं? कहीं नाम दिख रहा है आपको? ये रहा देखो, कोर्डी टेंडेनी। ठीक है, इधर भी ये कोर्डी टेंडेनी लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? कोर्डी टेंडेनी। अच्छा, कोर्डी टेंडेनी का एक और काम होता है। कोर्डी टेंडेनी क्या करते हैं? इस वॉल को उल्टा नहीं होने देते। ये वॉल नीचे की तरफ खुल रहे हैं ना, इनको उल्टा नहीं होने देते। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें और बात करें हम आगे की, इसके अंदर और बात करें, तो ये जो राइट एट्रियम है, इसके ऊपर कोने में, यहां पर राइट कोने में एक पॉइंट सा होता है, एक धब्बा सा होता है, जैसे आप देखने में आपको धब्बा सा नजर आएगा। इस धब्बे को आप कहते हो ऐसे नोड। कौन सा नोड? ऑल्सो कॉल्ड पेस मेकर। पेस मेकर का नाम सुना? पेस मेकर का नहीं सुना? कोई बात नहीं। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, जो हार्ट है ना, हार्ट अपने आप चालू रहता है या ब्रेन उस पर सिग्नल करके चलाता है उसको? ब्रेन सिर्फ हार्ट की लयबद्धता को कंट्रोल कर सकता है, हार्मोनी मतलब कैसे चलना है, इस चीज को कंट्रोल कर सकता है, बाकी हार्ट जो होता है वो अपने आप ही चलेगा। अब आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है हार्ट के अंदर कि वो अपने आप चलता है, तो आप इसी का नाम लोगे, ऐसे नोड। कौन सी? ऐसे नोड। ठीक है, इसको पेस मेकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेस मेकर भी कहा जाता है। अच्छा, यहां पर एक और नोड होती है छोटी सी, यहां पर एक और नोड होती है, इसको एवी नोड कहा जाता है। कौन सी नोड कहा जाता है? एवी नोड। एवी नोड यहां प्रेजेंट होती है, और एवी नोड से जस्ट नीचे की तरफ, एवी नोड से जस्ट नीचे की तरफ ऐसे एक
रज्जुओं का एक तंतु सा बना रहता है, नीचे तक जाने के लिए एक रज्जुओं का तंतु सा बना रहता है और आगे आके ये डिवाइड हो जाता है ऐसे। इन तंतुओं को आप कहते हो बंडल ऑफ हिज। क्या कहते हो? बंडल ऑफ हिज। ठीक है, यहां तक ये बात हो जाती है। इसके बाद में अगर इसकी बात करें तो ये जो हार्ट होता है ना, ये पेरिकार्डियम कैविटी में रहता है। अपनी जो थ्रोसिस कैविटी होती है उसके यानी हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम का लेयर पाया जाता है। ठीक है, और पेरिकार्डियम 2 लेयर से मिलकर बना होता है और बीच में इसमें स्पेस होता है और यहाँ पे एक फ्लूइड बना रहता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो बाह्य आघातों से हृदय की सुरक्षा करता है। तो कॉमन से मैंने आउटर इसकी बातें बताई है आपको हार्ट के बारे में। इसकी जो मेन स्ट्रक्चर, जो इसकी जो प्रोसेस रहेगी वो आपकी अलग से रहेगी। अच्छा, इसी के साथ अपने जो प्रश्न चल रहे थे उनके बारे में मैं इनको आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ये जो प्रश्न थे पिछले टॉपिक से निकल के आए थे, एक बार इनके ऊपर बात कर लेते हैं। निम्न में से प्रत्येक की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया, इनमें से कौन सी स्कंदित नहीं होती है? देखो इस चीज को समझें पहले तो इसका आंसर, और आंसर के साथ यही आंसर क्यों है उसका कारण भी समझेंगे। तो अगर हम बात करें तो हमने 4 स्लाइड ली। क्या ली? 4 स्लाइड ली। ठीक है, 4 स्लाइड पर हमने ब्लड की ड्रॉप ऑफ ब्लड रखी। ये पहली रख दी, ये दूसरी रख दी, ये तीसरी रख दी, ये चौथी रख दी। अच्छा, पहली जो ड्रॉप ऑफ ब्लड है वो है आपकी ऑप्शन ए। कौन सी है? रक्त सीरम। दूसरी है पल्मोनरी धमनी से लिया गया ब्लड। तीसरी है पल्मोनरी सीरा से लिया गया ब्लड। ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, ब्लड पल्मोनरी सीरा से लिया गया रक्त। ठीक है, और तीसरी है रक्त प्लाज्मा। तो देखो इसके अंदर सिर्फ ये वाला जो है ना, इसमें स्कंदन नहीं होगा, बाकी इन सब में स्कंदन होगा। ये सब जमना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसे पानी की तरह ही रहेगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि रक्त सीरम की हम जब भी बात करते हैं तो रक्त सीरम वो पार्ट होता है रक्त का जिसके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो एब्सेंट रहे। यानी रक्त का थक्का जमाने वाले पदार्थों को अगर आप प्लाज्मा से निकाल लो तो जो बचता है उसको आप रक्त सीरम कहोगे। अब रक्त सीरम जमेगा क्यों भाई, मेरे को बताओ? क्योंकि आपने उसके सारे वो कंटेंट निकाल लिए जो रक्त को जमा सकते हैं, थक्का बना सकते हैं, तो आपने तो निकाल लिए। तो निकाल लिए तो ये तो नहीं जमेगा, ये तो अपनी जगह पे वैसा ही पड़ा रहेगा। बाकी इन सब में है, इन सब में है, इन सब में क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये वहां पे जमना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लिम्फ नोड नहीं बनाती है। ये ऐसे था, ये कोई दिक्कत नहीं। लिम्फ नोड नहीं बनाती है। देखो मैंने ये बात आपको पहले भी बताई, एक बार आप वापस से इस चीज को थोड़ा सा समझ लें। अपनी बॉडी के अंदर जो लिम्फ होता है वो लिम्फ कहां से निकलता है बच्चों? अपनी बॉडी के अंदर जो लिम्फ होता है, मान लो ये है टिश्यू। क्या है? टिश्यू मीन्स ए ग्रुप ऑफ सेल्स। ये आ रही है रक्त वाहिका, ब्लड वेसल्स आ रही है, आ गई। अब ये ब्लड वेसल्स छोटी छोटी बटकर इसमें जा रही है, जाएगी। अच्छा, ब्लड कभी नहीं जाएगा सेल में। आप ये मत सोचना कि ब्लड सेल में चला जाएगा। ब्लड क्यों जाएगा सेल में? और सेल मेम्ब्रेन के जरिए वो तो डिफ्यूजन सिस्टम से वो ट्रांसफर कर देगा चीज़ों को। तो कभी कंफ्यूज होगी, सेल के अंदर ब्लड जा रहा है, सेल के अंदर ब्लड नहीं जाएगा। ये छोटी छोटी धमनियां और ये छोटी छोटी वाहिकाएं और बट गई, अब ब्लड आ रहा है यहाँ से फ्लो से। तो ये जो है ये वेसल्स है वो चौड़ी है और यहाँ पर ये पतली हो गई। पतली होने के कारण प्रेशर बढ़ गया, वही चीज है, प्रेशर बढ़ गया तो ये ब्लड जो है वो छनना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, और छन कर ये जो कोशिकाएं होती हैं इनके बीच बीच वाले भाग में आ जाता है, और जो छन कर आता है उसी को हम लसिका कहते हैं। इंग्लिश में उसको लिम्फ कहा जाता है और हिंदी में उसको क्या कहा जाता है? लसिका। मेरी बात समझ में आई आपको? मेरी बात समझ में आई? लसिका किसे कहेंगे? अच्छा, लसिका के अंदर एक बात और याद रखनी है, लसिका जस्ट लाइक प्लाज्मा। किसकी तरह होता है? प्लाज्मा। लसिका में वो सभी पोषक पदार्थ प्रेजेंट मिलेंगे जो प्लाज्मा में हो सकते हैं।
किसमें हो सकते हैं? प्लाज्मा में। तो इतनी बात समझ में आई। तो लसिका बन गया। अब ये लसिका रेस्पॉन्सिबल होता है कुछ चीजों के लिए। भाई पहली बात इसकी अगर हम देखें तो ये ट्रांसपोर्टेड होता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है चीजों का, है ना। दूसरी बात, इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखता है ये अपने इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखता है। अपनी पूरी बॉडी है और अपनी पूरी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स बनती हैं, प्रतिरक्षा कोशिकाएं बनती हैं। अब प्रतिरक्षी कोशिकाएं जो बन गई है, ये प्रतिरक्षी कोशिकाएं कहाँ बन रही है? कहाँ बन रही हैं? लिम्फ नोड में बन रही हैं। और लिम्फ नोड का मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि लिम्फ नोड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। लोकेशन में कुछ एक दो बता दूं, जैसे यहाँ लिम्फ नोड होती है, यहाँ पे लिम्फ नोड होती है, आर्मपिट्स पे होती है, गोनाड्स पर होती है, ठीक है। जहाँ अपने जॉइंट्स है यहाँ पे भी लिम्फ नोड होती है, ठीक है। और आपने कभी देखा हो जैसे छोटे बच्चों के अंदर, स्पेशली छोटे बच्चों के अंदर जो लिम्फ नोड है वो कभी कभी सूज जाती है। लिम्फ नोड है कभी कभी सूज जाती है। अच्छा, लिम्फ नोड बहुत बड़ी तरीके से कब इसमें स्वेलिंग आ सकती है? एक तो उस बंदे का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर है तो लिम्फ नोड में सूजन आ सकती है। एक कोई भयंकर इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, जैसे HIV है, जैसे कैंसर है, ऐसी कंडीशन में सूज जाएंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी, कॉमन नहीं रहेंगी। तो इनका एकदम अचानक से सूजना कॉमन बात नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी का इम्यून सिस्टम भयंकर तरीके से फाइट कर रहा है किसके साथ? एंटीजन के साथ, ठीक है। तो एक ये अपने इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन करती है। अच्छा, ये जो होता है ना, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए बेटा इसको एंटीबॉडी बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाने के लिए इसको कुछ एसेंशियल हार्मोन्स की रिक्वायर होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एसेंशियल हार्मोन की रिक्वायर होती है। तो हार्मोन भी है लिम्फ। अच्छा, इसके पास हार्मोन कहाँ से आएंगे? अरे भाई पूरे ब्लड से निकल के आया है, ऑब्वियसली ये ब्लड से निकल के आया है, तो हार्मोन अपने साथ लेके चलेगा कि नहीं चलेगा? आपकी बॉडी में हार्मोन आपको मिलेंगे कहाँ? ब्लड में ही मिलेंगे, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं हार्मोन को रिलीज करती हैं, ब्लड के थ्रू ही तो करती हैं। तो इसके पास हार्मोन भी है, लसिका इसका तरल भी है, एंटीबॉडी भी है, बट ये चीज इसके पास नहीं है क्योंकि एंटीजन हमेशा बाहर से आएगा। क्लियर? फॉरेन सब्सटेंस is called antigen like bacteria, virus, fungi, protozoa, etc etc। अब आपको यह बात बतानी है कि नेचुरल एंटीजन अपनी बॉडी में कौन सा होता है? अरे ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है, AB नेचुरल एंटीजन है, RS फैक्टर है, नेचुरल एंटीजन है, वो अपने अंदर ही बनता है, उसका रोल कुछ अलग है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आई? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अच्छा, कॉमन सा बता देगा आदमी कि O पॉजिटिव है। इसमें आपने पहले पूछा था हिंदी मीडियम वालों तो बता दिया था। अज्ञात रक्त समूह वाले सड़क दुर्घटना के एक रोगी को त्वरित रक्त आधान की आवश्यकता है। मतलब बहुत फास्ट तरीके से उसको ब्लड चाहिए, मरने वाला है वो। उसका एक चिकित्सक मित्र, उसका एक फ्रेंड है, वो डॉक्टर है। अब एक बात आप समझना, डॉक्टर है तो वो गलत सलाह नहीं दे सकता। कोई नॉलेज वाला आदमी है, पता है उसको। उसका एक चिकित्सक मित्र अपने रक्त को तुरंत उस पीड़ित व्यक्ति को दान करने के लिए प्रस्ताव देता है। दाता का रक्त समूह क्या था? बात कॉमन सी है, समझ में आ रही है। कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्लड निकल रहा है और पता चला तो फ्रेंड ने बताया कि मेरा ब्लड उसको तुरंत दे दो, मेरा ब्लड उसको तुरंत दे दो। वो डॉक्टर था, बोला कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत ब्लड दो मेरा। तो इट मीन्स उसका ब्लड कौन सा होना चाहिए? क्योंकि ये सर्वदाता, इसमें किसी प्रकार की कोई भी नहीं प्रेजेंट रहते हैं, इसमें किसी प्रकार के कोई भी एंटीजन नहीं रहते हैं, तो ये किसी को भी दिया जा सकता है। अब मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया था प्रश्न एक और बना के इसके साथ ही। मैंने ये कहा था कि अगर ये O पॉजिटिव है, सपोज दैट वो डॉक्टर है, उसका ब्लड O पॉजिटिव है और अगले का O नेगेटिव हुआ तो वैसे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अगर O पॉजिटिव, देखो O पॉजिटिव कब बना? जब आपकी बॉडी में RS फैक्टर है।
RH फैक्टर है तो जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव हो गया। अब ये RH फैक्टर उसकी बॉडी में चला जाता है, मरीज की शरीर में चला जाता है RH फैक्टर, तो चला गया भाई, क्या प्रॉब्लम है? अंदर जाके वो एंटीबॉडी बना लेगा, और एंटीबॉडी बन भी जाती है तो क्या दिक्कत है? हमारे शरीर में तो बहुत सारी एंटीबॉडी बनती रहती है। जैसे आपने स्टार्ट में चेचक का टीका लगवाया था, उसकी एंटीबॉडी अभी भी पड़ी है हमारे शरीर में। कोरोना के टीके लगे थे, एंटीबॉडी पड़ी है अपने शरीर में, तो आपस में एंटीबॉडी हमें थोड़ी मारने लग गई, लॉन्ग टर्म तक पड़ी रहती है, फिर चली जाती है। बहुत सारे टीके हैं, जैसे पोलियो का टीका है, एंटीबॉडी बन गई, पड़ी है अभी तक बॉडी में, तो इसकी भी पड़ी रहेगी, क्या दिक्कत है? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है? प्रश्न अगला, अगर ये वोमेन है और ये वोमेन है और इसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो आफ्टर मैरिज इसको दिक्कत है, पहले तो नहीं है। और उसमें भी एक केस लागू है, अगर इसका बच्चा RH पॉजिटिव हुआ तो नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी होगी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो क्या होता है, बच्चा बच जाएगा, सेकेंड प्रेगनेंसी में वो बच्चा मर जाएगा। ठीक है, क्लियर? और वो मरने का जो कारण था मैंने आपको पहले बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तो ये RH फैक्टर होता है, ये इसी के लिए, इसलिए जैसे ही पहला बच्चा हो जाता है, पहला बच्चा हो गया और माता यदि RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव है, तो माता को एक टीका दिया जाता है। वो किसका टीका दिया जाता है भाई? RH एंटीबॉडी को मारने का, क्योंकि अब दूसरे बच्चे में दिक्कत है उसको। दूसरे बच्चे में क्या दिक्कत है? अगर उसका ब्लड थोड़ा सा भी, माता का ब्लड थोड़ा सा भी बच्चे के ब्लड में चला गया डिलीवरी के दौरान, तो बनी हुई एंटीबॉडी बच्चे की RH एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगी और इसकी RBC फट जाएगी। फटने से इरिथ्रोब्लास्टोफेटेलिसिस डिजीज हो जाएगी, उसको एनीमिया हो जाएगा, उसको पीलिया हो जाएगा, ही इज फिनिश, वो मर जाएगा। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यही तक है। आप अच्छे से इसकी तैयारी करना और वीडियो को देखना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।